हेलो डियर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्वागत करता हूं। नर्सिंग क्यूज का यह 26 नंबर का वीडियो है। तो सभी नर्सिंग परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग डेली यह वीडियो सीरीज जो सुबह चल रहा है 6 बजे आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, सुबह 6 बजे डेली डलता है वीडियो, आप लोग देखिएगा, समझिएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। आज मैं यह 26 नंबर का क्यूज लेकर आया हूँ। अब धीरे धीरे आगे आपको क्वेश्चन अच्छे अच्छे और मिलेंगे। तो चलिए करते हैं। आप किसी भी स्टेट के किसी भी नर्सिंग कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आपको लिए यह बेहतर होने वाला है। पहला है, कहता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, प्रेसिपिटेट प्रसव। ठीक है, प्रेसिपिटेट प्रसव का इलाज निम्न में सभी है सिवाय किसके। देखिए मैं बता दूं यहाँ पे कि प्रेसिपिटेट जो लेबर होता है, प्रेसिपिटेट जो लेबर होता है, यह शॉर्ट टाइम का लेबर होता है। इसमें जो लेबर होता है यह बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, विद इन 3 घंटे में लेबर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, शॉर्ट टाइप का लेबर होता है इसमें। ठीक है, इसमें जो कंट्रैक्शन होता है इरेगुलर नहीं होता है, एकदम रेगुलर होता है। और रेगुलर होते ही जो है यहाँ पे कंप्लीट भी हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं। तो कहता है प्रेसिपिटेट लेबर का इलाज निम्न में सभी है सिवाय, मतलब एक का छोड़कर सभी इलाज है इसका। ठीक है, प्रेसिपिटेट लेबर का ईथर देना, मैग्नीशियम सल्फेट देना, ऑक्सीटॉक्सिन वृद्धि करना, ठीक है, और मेम्ब्रेन के फटना। तो मैं आपको बता दूं कि प्रेसिपिटेट लेबर का एक इलाज इनमें जो नहीं है वो ऑक्सीटॉक्सिन। ठीक है, ऑक्सीटॉक्सिन क्या करता है, और ज़्यादा वृद्धि कर देता है, तो ये नहीं होगा। दूसरा नंबर है सगर्भपात ट्रोफोब्लास्टी बीमारी। ठीक है, जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टी डिजीज, जीटीडी है, क्या है, मेलेनोमा है, वेसिकुलर मोल है, फाइबॉइड गर्भाशय है, यूरेटाइन डिस्टोसिया है। तो देखिए सगर्भपात ट्रोफोब्लास्टिक बीमारी, जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज जो होता है यह एक प्रकार का वेसिकुलर मोल होता है, एक प्रकार का यह ट्यूमर टाइप का होता है, वेसिकुलर मोल। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, तीसरा है अपरिहार्य गर्भपात। ठीक है, अपरिहार्य गर्भपात, इन्वेटिबल अवर्सन। ठीक है, इनवेटिबल अपरिहार्य गर्भपात, इन्वेटिबल एवर्सन के चिन्ह सम्मिलित है। क्या चिन्ह सम्मिलित है, मतलब अपरिहार्य गर्भपात में कौन सा चिन्ह सम्मिलित होता है। ठीक है, योनि मार्ग से रक्तस्राव बढ़ना, एग्रीगेशन ऑफ बर्ड पेट के नीचे के भाग में, और इंटरनल ऑस का विस्तार होना, ओएस का। ठीक है, ओएस का विस्तार होना, एंड उपरोक्त में से सभी। तो अपरिहार्य गर्भपात का जो चिन्ह होता है वह इनमें से सभी होगा। अपरिहार्य गर्भपात में योनि से रक्तस्राव भी बढ़ता है, एग्रीगेशन ऑफ बर्ड यानी पेट के नीचे भाग में, और इंटरनल ओएस का विस्तारण भी होता है, और इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, आगे है, यहाँ पे देख सकते हैं, कहता है पूर्ण गर्भपात के चिन्ह और लक्षण है, मतलब कंप्लीट एवर्सन का क्या चिन्ह लक्षण है, गर्भाशय का छोटा होना, एमनेरिया की अवधि में उदरीय दर्द विलुप्त होना, और योनि मार्ग से रक्तस्राव होना, सर्वाइकल ओएस का बंद होना। ठीक है, ओएस जो मुंह द्वार जिसको हम लोग बोलते हैं आसान भाषा में, वो होता है। तो पूर्ण गर्भपात का चिन्ह लक्षण ये होता है कि गर्भाशय छोटा होता है, एमनेरिया अवधि में उदरीय दर्द लुप्त होता है, योनि मार्ग से रक्तस्राव आता है, सर्वाइकल ओएस बंद होना, और इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, कहता है प्रेसिपिटेट लेबर में गर्भाशय संकुचन को बढ़ाने के लिए कौन सी दवा है। आपको कमेंट करना है कि प्रेसिपिटेट लेबर में जो यूटेराइन कंट्रैक्शन होगा वह कौन सी दवा से होगा, ईथर से, मैग्नीशियम सल्फेट से, प्रोस्टाग्लैंड से, और मेथर्जिन से। तो आपको कमेंट करके इसमें बताना है। ठीक है, चूँकि हम पढ़ा चुके हैं। छठा क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं, जनन मार्ग जेनाइटल ट्रैक्ट में संक्रमण का अवरोध प्रसव लेबर में होता है। ठीक है, कहता है कि अगर जीनेटल ट्रैक्ट में संक्रमण हो जाए तो लेबर में अवरोध होता है। किस सिचुएशन में, प्यूरिपेरल सेप्सिस में, सर्वाइकल संक्रमण में, पेरिटोनियम सेप्सिस में, वेजाइनल संक्रमण। तो जनन मार्ग में संक्रमण होता है तो लेबर में अवरोध उत्पन्न होता है, वो प्यूरिपेरल सेप्सिस में। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दो मोनोसेक्राइड से बना कार्बोहाइड्रेट नहीं है। कहता है इनमें से कौन सा दो मोनोसेक्राइड से बना कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज और
एस्टेक्रोज, ठीक है, एस्टेक्रोज। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा इनमें 2 मोनोसेक्राइड से बना कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो माय डियर इसका राइट आंसर होगा एस्टेक्योज, ठीक है, एस्टेकायोज, ठीक है, एस्टेकायोज। एस्टेकायोज जो है वह आपका मोनोसेक्राइड्स 2 मोनोसेक्राइड से बना हुआ कार्बोहाइड्रेट नहीं है। 8वां है, कहता है EFA की कमी से कारण क्या होता है, ठीक है, इसेंशियल फैटी एसिड, ठीक है, इसेंशियल फैटी एसिड की कमी का कारण क्या होता है। त्वचा की सूजन, वृद्धि रुक जाना, जनन का फेल होना, ऑल ऑफ द एबव। तो इसेंशियल फैटी एसिड की कमी के कारण आपका त्वचा में सूजन भी हो सकता है, वृद्धि भी रुक सकता है, जनन का फेल भी हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां नंबर का है, वसा की रेंसिडिटी का कारण क्या होता है। पूछ रहा है कि वसा का रेंसिडिटी का कारण क्या होता है, ठीक है। वर्षा का स्वतः ऑक्सीकरण होकर हाइड्रोजीकरण, असंतृप्त बसीय अम्ल, हाइड्रोजिनेशन, असंतृप्त बंड, एक कोशिकीय जंतु की वृद्धि, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वसा की रेंसिडिटी का कारण ये होता है कि यह ऑटो ऑक्सीडेशन होता है हाइड्रोजिनेटेड, ठीक है, अनसेचुएटेड फैटी एसिड का, मतलब असंतृप्त बसीय अम्ल का स्वतः ऑक्सीकरण होकर हाइड्रोजनीकरण होता है। यही कारण है कि यह वसा की रेंसिडिटी का कारण बनता है। 10वां क्वेश्चन है, लिनोइक एसिड का मुख्यतः पाया जाता है। लिनोइक एसिड मुख्यतः कहाँ पाया जाता है। देख लीजिए, सैफलोफ्लावर आयल, जैफरान तेल में, ममका तेल में, कॉर्न आयल, ठीक है, सनफ्लावर सूर्यमुखी तेल में, ऑल ऑफ द एबव। तो जो लिनोइक एसिड है यह आपको सब में मिल जाएगा, सैफलोर में, कॉर्न में, सनफ्लावर में, ऑल ऑफ द अबव में, ठीक है। 11 क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है। कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता कहाँ होती है। बाइल या पित्त को बनाने में, सभी पूर्वगामी स्टेरॉयड हार्मोन में, विटामिन डी के बनाने में, उपरोक्त में से सभी। तो कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता बाइल या पित्त को बनाने में भी, फॉर्मेशन ऑफ बाइल में, ठीक है, प्रीक्यूरेसर ऑफ ऑल स्टेरॉयड हार्मोन, सभी स्टेरॉयड हार्मोन को बनाने में, फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी के बनाने में। यानी कोलेस्ट्रॉल एक मुख्य जो है घटक है आपके बॉडी में। यह स्टेरॉयड हार्मोन को बनाने में भी मदद करता है, विटामिन डी में भी, और बाइल को भी बनाने में मुख्यतः भूमिका आवश्यकता होती है। 12 है, ऑटोक्लेविंग के लिए तापमान का प्रयोग होता है। ऑटोक्लेव में कितना तापमान का प्रयोग होता है समय के साथ। 100 सेंटीग्रेड 10 मिनट के लिए, ठीक है, 100 सेंटीग्रेड 30 मिनट के लिए, 1 to 1 सेंटीग्रेड 15 मिनट के लिए, 1 to 1 सेंटीग्रेड 30 मिनट के लिए। तो ऑटोक्लेव में जो तापमान का यूज किया जाता है वह 1 to 1 सेंटीग्रेड 15 मिनट तक के लिए किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर का क्वेश्चन है, एलिसा का उपयोग किस निदान में, किसके डायग्नोसिस में किया जाता है। एड्स में, रतौंधी में, सिकल सेल एनीमिया में, उपरोक्त में से सभी। तो एलिसा टेस्ट का उपयोग एड्स में किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। 14 नंबर का क्वेश्चन है, अस्पताल में भर्ती होने के 48 घंटे के बाद होने वाले संक्रमण को क्या कहते हैं, ठीक है। अस्पताल से प्राप्त इन्फेक्शन, अस्पताल से संबंधित इन्फेक्शन, नोजोकोमियल इन्फेक्शन, उपरोक्त में से सभी। तो कोई मरीज अगर अस्पताल में भर्ती होता है, भर्ती के 48 घंटे के बाद अगर संक्रमण उसमें पाया जाता है तो उसे हम लोग अस्पताल से प्राप्त हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी कहते हैं, अस्पताल से रिलेटेड इन्फेक्शन भी कहते हैं, और अस्पताल जनित नोजोकोमियल संक्रमण भी कहते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही है, ठीक है। आगे है 15 नंबर का क्वेश्चन है, एल्कोहल, एल्डिहाइड, फिनॉल, ये सब क्या है। स्टेलाइजेशन की रासायनिक मेथड है, स्टेलाइजेशन की भौतिक मेथड है, स्टेलाइजेशन की शुष्क और स्टेलाइजेशन की नम्न विधि है। तो मैं बता दूं, एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, फिनॉल हो गया, ठीक है, ये सब आपका केमिकल फॉर्मेशन है, रासायनिक विधि है, ठीक है, और स्टेरिलाइजेशन की यह सब रासायनिक विधि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 16 नंबर का क्वेश्चन है, आपके सामने देख सकते हैं। संक्रमण का सामना, संक्रमण का एक्सपोजर होने और चिन्हित लक्षण प्रकट होने के अंतराल को क्या कहते हैं। मतलब संक्रमण को शरीर में प्रवेश करने से लेकर, ठीक है, यहाँ अगर मान गए दिख गया, लक्षण प्रकट हो गया, तो इनके पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं।
इंक्यूबेशन पीरियड, प्रोडर्मल और इंसिडेंस, ठीक है, और सर्विलांस। तो आपको पता होना चाहिए संक्रमण बॉडी में प्रवेश करने के बाद लक्षण उत्पन्न करने तक के जो अंतराल होता है उसे इंक्यूबेशन पीरियड, उद्भवन अवधि कहते हैं, ठीक है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, रक्त में रोग वाहक यानी रक्त में ऐसे पैथोजन, ऐसे रोग उत्पन्न करने वाला जीव जो उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं? टॉक्सीमिया कहते हैं, सेप्टिसेमिया, बैक्टीरियमिया और हेमेंजियोमा यानी हेमेंजियोमा, ठीक है। तो रक्त में ऐसा जीव जो रोग उत्पन्न करने वाला हो वह उपस्थित हो तो उसे हम लोग बैक्टीरियमिया कहते हैं, ठीक है, बैक्टीरियमिया कहते हैं, याद रखिएगा। 18 नंबर का है, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई को जाना जाता है किस और नाम से, ठीक है। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्राई यह जो है आपको लेप्रोसी उत्पन्न करता है, कुष्ठ रोग। तो इसे किस नाम से जाना जाता है? गोल्डन बैसिली, कॉच बैसिलस, मैजिकल बैसिली एंड हेंसेन बैसिली। तो आपको पता होगा हेंसेन ने ही इसका खोज किया था, इसलिए इसका नाम हेंसेन बैसिली भी है, ठीक है। नेक्स्ट है 19 नंबर, लेप्रोसी हेतु ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा है? तो आपको पता होनी चाहिए रिफाम्सिन, एसाइक्लोवीर, जेडुबिडिन एंड डेप्सोन। तो राइट आंसर ड्रग ऑफ चॉइस की बात करेगा लेप्रोसी में तो वह डेप्सोन होता है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। 20 नंबर का क्वेश्चन है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को जाना जाता है किस और नाम से? गोल्डन बैसिली से, कॉच बैसिलस से, ठीक है, मैजिकल बैसिली से, हेंसेन बैसिली से। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस यह टीबी उत्पन्न करता है, टीबी का जीवाणु है, ठीक है, और इसको जानते हैं हम लोग कॉच बैसिलस, ठीक है। रॉबर्ट कोच जो है उन्हीं के नाम से पड़ा है कॉच बैसिलस, ठीक है, याद रखिएगा। 21 नंबर है, कोमा के आकार के जीवाणु को किस नाम से जाना जाता है? इनमें से कोमा के आकार के कौन सा बैक्टीरिया जीवाणु होते हैं? स्टेफाइलोकोकी, स्ट्रेप्टोकोकी, ठीक है, विब्रियो बैसिलस। तो कोमा के आकार के आपका विब्रियो होता है, ऑप्शन सी याद रखिएगा। 22 नंबर का और आखिरी प्रश्न है, कहता है एंडोस्कोपी का स्टेरिलाइजेशन करते हैं, एंडोस्कोपी का कीटाणुनाशन करते हैं किसके द्वारा? ग्लूटाल्डिहाइड के द्वारा, फॉर्मल्डिहाइड के द्वारा, ऑटोक्लेविंग के द्वारा, हॉट एयर ओवन के द्वारा। तो मैं बता दूं बहुत सारे जो सर्जिकल इक्विपमेंट वगैरह होता है, ठीक है, और इंडोस्कोप हो गया, इन सब का जो है आपका ज़्यादातर जो स्टेरिलाइजेशन जो है वह ग्लूटाल्डिहाइड के द्वारा ही किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको 22 क्वेश्चन आज कराया। आप लोग उम्मीद करता हूँ कि आप ये 22 में आप कम से कम 15 क्वेश्चन का जवाब दिए होंगे। चूँकि आप लोग देखे होंगे धीरे धीरे क्वेश्चन का पूछने का तरीका भी चेंज है, क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ रहा है। तो आपको अपने ऊपर अगर तैयारी डेली करना है, यह 20-22 क्वेश्चन जो आता है सुबह 6 बजे, इसको ज़रूर अटेंड कीजिए। और साथ में थियोरिकल भी मैं सोच रहा हूँ कि छोटा छोटा वीडियो एक आपको लाता रहूँ शाम के समय, जिससे आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और MCQ का डेली सुबह में प्रैक्टिस भी चलता रहे, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।